नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में हम एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने के उस बेहद खूबसूरत लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स सफर को समझने वाले हैं। प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर बच्चे के जन्म के बाद के उन शुरुआती महीनों तक का पूरा टाइमलाइन हम ट्रेस करेंगे, बिल्कुल साइंस और डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर सोचते हैं। मटर्नल हेल्थ यानी माँ की सेहत की जब बात आती है, तो क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा मेडिकल रिस्क आखिर कब होता है? प्रेगनेंसी के दौरान या ठीक जन्म के वक्त? ये सवाल पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत मायने रखता है। इसका जवाब हम आगे जानेंगे और यकीन मानिए वो काफी हैरान करने वाला हो सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफ़ी सिंपल होने वाला है। हम शुरू करेंगे प्रीनेटल केयर फाउंडेशन से, फिर देखेंगे कि प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हेल्थ केयर एक्सेस की कमियों पर बात करेंगे, फिर आएगा द क्रिटिकल पोस्टपार्टम पीरियड और आखिर में एसेंशियल केयर फॉर न्यूबॉर्न्स। सेक्शन 1, द प्रीनेटल केयर फाउंडेशन, यानी एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए शुरुआती सेफ्टी नेट तैयार करना। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 8 एंटीनेटल विजिट्स होनी ही चाहिए। 8। ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ना, ज़रूरी वैक्सीन्स देना और फैमिली की सिचुएशन को समझना आसान हो जाता है। डेटा साफ बताता है कि जिनकी विजिट्स कम होती है, उनके बच्चों को आगे चलकर आईसीयू में एडमिट होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो एक मजबूत नींव के लिए ये विजिट्स बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। अब इन विजिट्स में होता क्या है? कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन लाइफ सेविंग चेकअप्स, जैसे ब्लड प्रेशर और बेबी की हार्ट रेट मॉनिटर करना। फिर आता है 20वीं का एनाटमी अल्ट्रासाउंड, जो बेबी की ग्रोथ देखने का एकदम सेफ और स्टैंडर्ड तरीका है। और हाँ, न्यूट्रिशन चेक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। फोलिक एसिड और जिंक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बिल्कुल सही लेवल होना चाहिए, वरना स्पाइना बाइफिडा जैसे बर्थ डिफेक्ट्स होने का डर रहता है। ये सब पहले ही स्टेज पर कंफर्म करना जरूरी है। सेक्शन 2, स्टेइंग एक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी क्लिनिक से बाहर निकलकर अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद है, लेकिन ऑब्वियसली हर एक्टिविटी सेफ नहीं होती। वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या एक्वाएरोबिक्स ये सब बिल्कुल सेफ हैं और इनका फायदा भी मिलता है, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज या हाई बीपी का रिस्क कम होना। पर वहीं दूसरी तरफ स्कूबा डाइविंग जैसी हाई प्रेशर एक्टिविटीज़ या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जहां पेट पर चोट लगने का खतरा हो, उनसे एकदम दूर रहना चाहिए। एक और बात, सीधे पीठ के बल लेटकर करने वाली एक्सरसाइजेज भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बेबी का वेट हार्ट तक वापस आने वाले ब्लड फ्लो को स्लो कर सकता है। मान लीजिए कोई बिल्कुल सेफ एक्सरसाइज कर रहा है, फिर भी अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर चक्कर आने लगें, चेस्ट में पेन हो, एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो या फिर काफ मसल्स में पेन या ब्लीडिंग जैसी कोई भी वार्निंग साइन दिखे, तो बस एक्सरसाइज वहीं रोक देनी है। बॉडी आपसे कुछ कह रही है और उसको इग्नोर करना ठीक नहीं। फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सेक्शन 3, डिस्पैरिटीज इन हेल्थ केयर एक्सेस। चलिए इम्पार्शली देखते हैं कि इन जरूरी सेफ्टी नेट्स में सिस्टम के लेवल पर आखिर कहां और क्यों कमियां हैं। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 1 मिलियन यानी 10 लाख। सोर्स मटेरियल के मुताबिक 2018 में अकेले यूएस में 10 लाख महिलाओं को एडिक्वेट प्रीनीटल केयर नहीं मिल पाई। एडिक्वेट का मतलब यहाँ है कम से कम 80% रिकमेंडेड विजिट्स पूरी करना या पहली ट्राइमेस्टर में केयर शुरू करना। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इस सेफ्टी नेट से बाहर रह जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? डेटा दिखाता है कि ज्योग्राफी, रेस और क्लास इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा हर्डल है, जहां क्लिनिक तक पहुंचने में ही आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में क्लिनिक्स के फंड्स कम कर दिए गए हैं। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ब्लैक वुमेन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर केयर का एक्सेस सबसे कम मिलता है। और हाँ, टेलीमेडिसिन ने मदद तो की, लेकिन इसका यूज भी ज्यादातर यंगर और वाइट डेमोग्राफिक्स तक ही सीमित रहा। तो जो ग्रुप्स पहले से ही मार्जिनलाइज्ड हैं, वो इन बैरियर्स की वजह से और पीछे छूट जाते हैं। सेक्शन 4, द क्रिटिकल पोस्टपार्टम पीरियड। ये बर्थ के बाद का वो वक्त है जिसे अक्सर सबसे ज्यादा ओवरलुक किया जाता है। याद है, शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि सबसे बड़े मेडिकल रिस्क्स आखिर कब होते हैं? तो ये रहा उसका हैरान करने वाला जवाब। ये विजुअल्स बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि मटर्नल मोर्टेलिटी यानी माँ की जान को सबसे बड़ा खतरा बर्थ के दौरान नहीं, बल्कि उसके ठीक बाद होता है, यानी पोस्टपार्टम फेज में।
इस टाइम फ्रेम की सीरियसनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। पोस्टपार्टम हेमरेज, एक्लाम्सिया या सेप्सिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी जानलेवा हो सकती हैं। सोचिए, हर साल लगभग 1,50,000 मौतें अकेले पोस्टपार्टम हेमरेज से होती हैं। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 10 में से 9 डेथ्स डिलीवरी के सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के अंदर हो जाती हैं। इसीलिए डिलीवरी के ठीक बाद की मॉनिटरिंग लिटरली लाइफ सेविंग होती है। इसी वनरेबिलिटी को समझते हुए पोस्टपार्टम केयर का एक पूरा टाइमलाइन बनाया गया है। इसको हम नंबर 6 के फॉर्मूला से याद रख सकते हैं। पहले 6 घंटे सबसे नाजुक हैं, जिसमें ब्लड लॉस और बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करना होता है। 6 दिनों तक इन्फेक्शन और फीडिंग का ध्यान रखना होता है। 6 हफ्तों पर फोकस थोड़ा शिफ्ट होता है मेंटल हेल्थ और फिजिकल रिकवरी पर। और फिर 6 महीने बाद वीनिंग और आगे की केयर को प्रायोरिटाइज किया जाता है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी इस फेज की एक उतनी ही बड़ी रियलिटी है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी हमें साफ डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। ये चार्ट ऑब्जेक्टिवली दिखाता है कि कैसे सिस्टमैटिक चैलेंजेस और लैक ऑफ सपोर्ट मैटरनल मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज में पोस्टपार्टम डिप्रेशन सिम्टम्स का रेट 21.8% है, ब्लैक कम्युनिटीज में 16.3%, जबकि वाइट डेमोग्राफिक्स में ये 11.7% है। ये डेटा साफ इशारा करता है कि हमारा केयर सिस्टम सभी के लिए बराबर और सेंसिटिव होना चाहिए। सेक्शन 5 एसेंशियल केयर फॉर न्यूबॉर्न्स। क्योंकि ये सफ़र सिर्फ माँ का नहीं है, ये एक डुअल प्रायोरिटी है। अब हम माँ और बच्चे की ज़रूरतों को आमने सामने रखकर देखते हैं, क्योंकि दोनों आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। एक तरफ माँ को अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस की इन्फॉर्मेशन और फिजिकल हीलिंग का सपोर्ट चाहिए, वहीं दूसरी तरफ न्यूबॉर्न को क्या चाहिए? वार्मथ और प्रॉपर फीडिंग के लिए माँ तक इजी एक्सेस। इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। इनकी केयर एक ही वक्त पर और एक साथ होनी चाहिए। एक न्यूबॉर्न के लिए पहले कुछ घंटे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। वो ठंड और इन्फेक्शंस का शिकार बहुत आसानी से हो सकते हैं, इसीलिए कुछ इमीडिएट स्टेप्स लिए जाते हैं। पहला स्टेप स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जो बेबी की बॉडी गर्मी को मेंटेन करता है। दूसरा स्टेप जन्म के 30 से 60 मिनट के अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना, जो बेबी की इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन के लिए बेस्ट है। और तीसरा आंखों में ड्रॉप्स डालना, ताकि ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम जैसे सीरियस आई इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो प्रेगनेंसी से लेके बर्थ के बाद तक की ये पूरी टाइमलाइन सच में एक कमाल का और कॉम्प्लेक्स सफ़र है। हॉस्पिटल के अंदर ये पूरा सेफ्टी नेट कैसे काम करता है ये तो हमने देख लिया, पर इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले एक बड़ा सवाल हम सबके लिए। जब ये नए पेरेंट्स हॉस्पिटल के उस सेफ एनवायरनमेंट से निकलकर वापस अपने घर आते हैं, तो एज अ सोसाइटी और एज अ हेल्थ केयर सिस्टम हम उन्हें कैसे सपोर्ट करते हैं? लॉन्ग टर्म फैमिली हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आखिर किस तरह के स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, ये सच में सोचने वाला पॉइंट है। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।